अब बात करेंगे एनफोर्समेंट की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949, लेकिन उसको लागू भी करवाना था। एनफोर्समेंट की बात करें तो कुछ प्रोविजंस, सम प्रोविजंस तो हमने 26 नवंबर 1949, जैसे क्या है, हम अपना प्रियम्बल देखेंगे। We the people of India having solemnly resolved blah 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 do hereby dated 26 November 1949 do hereby enact, adopt and give to ourselves this constitution। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये बातें हुई जहां पर डेट लिखी गई 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949। क्योंकि ये वो दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ। 284 मेंबर्स ने साइन किया। सबसे पहला साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदी में उन्होंने साइन किया, बड़ा जबरदस्त। उसके बाद सभी लोगों ने अंग्रेजी में साइन किए ज्यादातर। तो ये डेट, अच्छा, दो डेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है, 26 नवंबर, 26 जनवरी। 26 नवंबर का जिक्र हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है, 26 नवंबर का जिक्र हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है, और 26 जनवरी का हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लास्ट के प्रोविजन है 394, 395 वहां हमें देखने को मिलता है। दो डेट्स इसलिए क्योंकि जैसे अगर इसको नॉर्मल एग्जाम्पल में देखें तो मान लीजिए एक घर में ये डिसीजन होना है कि भाई एक घर में एक लड़के की शादी होनी है, तो सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि शादी कब रखें, कब रखें, कब रखें, शादी कब रखें, डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली। और मान लीजिए आज 10 मार्च है, तो 10 मार्च को ये डिसीजन हो जाता है कि अच्छा ठीक है, शादी इस दिन करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 10 मार्च की डेट वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्च को तय हुआ है कि शादी वहां होगी। इंपॉर्टेंट शादी की डेट भी है। ठीक उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, उस पर साइन हो गया, तो वो डेट तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। लेकिन हमने एक और डेट को इंपॉर्टेंस दी, 26 जनवरी 1930, जब हमारा लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की बात करी। तो कुछ एक प्रोविजंस जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमने लागू करवा दिए, जैसे सिटीजनशिप की, क्योंकि जब हम कोई स्टेट बना रहे हैं तो हमें अपने सिटीजन्स को भी तो बनाना पड़ेगा। आप ऐसा कोई स्टेट इमेजिन करें जहां पर कोई सिटीजन ही ना हो, तो उस स्टेट का क्या फायदा? सिटीजन्स होंगे तभी स्टेट होगा, बिना सिटीजन्स के स्टेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने क्या करा, सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू करा जो इस इंडिया स्टेट का, इंडिया यूनियन का पार्ट होने वाले थे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 60 जो कि प्रेसिडेंट की ओथ है, जैसे हमने देखा कि आगे राजेंद्र प्रसाद जो है वो बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, तो इनको ओथ भी लेनी थी। इससे पहले कि 1952 के आगे जाके इलेक्शंस होते, इनको ओथ तो लेनी थी। आर्टिकल 60 इलेक्शंस हमें करवाने थे। आर्टिकल 324 ये सारे जितने भी प्रोविजंस थे ये उस समय 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। बाकी जितना भी मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का और कुछ एक प्रोविजंस लागू हुए, बाकी मेजर जितना पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को जैसे हमने बताया इंपॉर्टेंट डेट लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज जो 19 दिसंबर 1929 को डिक्लेरेशन हुई थी कांग्रेस की कमेटी में, उसको 26 जनवरी 1930 को एक फाइनल रूप दिया गया। और इसीलिए उस 26 जनवरी 1930 का जो इंपॉर्टेंस था वो हमने 26 जनवरी 1950 में दिखाया है। वाई 26 जनवरी ये हमें समझ में आ गया। और हमने क्या करा, सारे जो एक्ट्स थे वो रिपील हो गए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी रिपील कर दिया, सब रिपील कर दिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट प्रोविजन है उसमें यही है कि सारे एक्ट्स रिपील किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड दिस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, सिर्फ और सिर्फ एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल को छोड़कर एक एक्ट हमने रहने दिया, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल बेसिकली क्या है कि जैसे हिंदुस्तान में केस चल रहा है तो उस केस की फाइनल अपील जो है वो इंग्लैंड में हो सकती थी। प्रिवी काउंसिल जो बैठती थी वो अभी क्या है, आप सेशन कोर्ट से शुरू करते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्रिमिनल अगर कोई आपने केस किया है तो सुप्रीम कोर्ट से आप प्रेसिडेंट की तरफ भी जा सकते हैं।
खत्म, इसके बाद कोई कहीं नहीं, इसके बाद नो इंग्लैंड, नो ऑस्ट्रेलिया, नो अमेरिका, यहाँ चीजें खत्म हो जाती हैं। उस समय क्या था कि आप इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल तक भी अपील पहुंचा सकते थे। तो हमने ये तो बोल दिया कि अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा, हम ना के लिए ना कर रहे हैं। अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, इसका मतलब होगा कि हम प्रीवी काउंसिल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम इस एक्ट को खत्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ एक अपील्स ऐसी थी जो प्रीवी काउंसिल में पड़ी होंगी, इनको डिस्पोज होने देते हैं। हालांकि लोगों ने ये बोला कि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी कि अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल को छोड़ के हम सारे एक्ट करें। आप करें या ना करें, आपके पास राइट तो रहा ही नहीं कि आप प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकें। तो बेसिकली आप कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हैं, लिख ही देते, मतलब हटा ही देते। तो इस प्रीवी काउंसिल को छोड़ के, क्योंकि कुछ एक अपील्स जो है वो प्रीवी काउंसिल के पास पड़ी हुई थी, बाकी सारे एक्ट्स जो थे वो रिपील कर दिए गए और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स किया गया, सामने आया। और इसीलिए हम 26 जनवरी को जो है अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। किसके क्रिटिसिज्म की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सबसे पहले ये बोला गया कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि 1938 में आपके नेहरू जी तो ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर बनाई जाएगी, लेकिन आपने बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर, जहां पर कुछ एक लोगों को ही वोटिंग के राइट्स थे। कैसे? जैसे बहुत जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो 21 साल की एज पूरी कर चुका है, जो 21 साल की एज पूरी कर चुका है वो वोट देगा। ये बहुत जनरली लिखा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कि हर आदमी जो 21 साल की एज पूरी कर चुका है, पहले हिंदुस्तान में भी 21 साल की एज हुआ करती थी, 1988 में हमने इसको बदलकर 18 करा। तो जो आदमी 21 साल की एज पूरी कर चुका है वो वोट देगा, ये जनरल क्लॉज लिखा हुआ था। इसके बाद इन्होंने जो वोटिंग राइट्स दिए हुए थे वो प्रोविंस दर प्रोविंस दिए हुए थे कि मद्रास में अलग प्रोविजंस थे, बॉम्बे में अलग प्रोविजंस थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए अलग प्रोविजंस थे। क्या प्रोविजंस थे? जैसे मद्रास की बात करें तो मद्रास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहता था कि जो आदमी लगातार मोटर टैक्स 1 साल से दे रहा है वो वोटर होगा। जो ब्रिटिश फोर्स में है, मिलिट्री में है, वो वोटर होगा। अगर वो मर चुका है उसकी विडो वोटर होगी, अगर विडो नहीं है, शादीशुदा नहीं था, तो उसकी मम्मी वोटर होगी, या लिटरेट आदमी जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है। पंजाब की बात करें, वो कह रहे थे जो पर्सन सालाना 5 रुपए का लैंड रेवेन्यू लेता हो वो वोटर होगा, जो फोर्स में है वो वोटर होगा। बॉम्बे में कह रहे थे कि लिटरेट जो फीमेल है वो भी वोटर होगी। कई जगह ये कह रहे थे कि जो लिटरेट शेड्यूल कास्ट है वो भी वोटर होगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली था, ये स्टेट टू स्टेट था, कॉमन नहीं था। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड प्रोविंस में स्पेसिफिकली शिल्पकारों की बात होती है कि जो कुमाऊं रीजन है वहां पर जो शिल्पकार हैं उनको वोटिंग राइट्स होंगे। बॉम्बे में मोटर टैक्स की बात नहीं होती थी जैसे मद्रास में मोटर टैक्स की बात होती थी। वहां तो सिर्फ ये होता था कि आप नॉर्मली इनकम टैक्स दे रहे हो, बस ज्यादातर यही था कि नॉर्मली आप इनकम टैक्स दे रहे हो। वुमेन के लिए बहुत लिमिटेड राइट्स थे कि भाई आप अगर किसी ऐसे पर्सन की विडो है जिसके पास ये राइट थे तो आपको वोटिंग राइट होंगे, और उसमें भी हो सकता था कि एक आदमी के पास एक से ज्यादा वाइफ हो उस समय, पर वोटिंग राइट एक ही को मिलते। ऐसा नहीं कि 2 बीवियां तो 2 लोग उसकी जगह उसके बिहार पर वोट दे दे, वो मर चुका है क्योंकि वो एलिजिबल था, नहीं, एक ही देंगे। तो वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड थे और इसीलिए इसने सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन को कवर किया था। और इसीलिए ये क्रिटिसिज्म हुआ कि आप तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं। जहां नेहरू जी कह रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, यहां तो आप 10% के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं। तो आप तो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं हिंदुस्तान की जनता के, नॉट अ सोवरेन। आप सोवरेन भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपना सेशन शुरू करते हैं आपको, क्योंकि अभी हम थे तो ब्रिटिश डोमिनियन ही, आप सोवरेन भी नहीं है। ये थोड़ा सा इलॉजिकल नजर आता है क्योंकि वो सारे काम अपनी मर्जी से कर रहे थे। पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, क्योंकि इनको परमिशन लेनी पड़ती थी।
ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब भी ये सेशन शुरू करते थे। तो इन पर यह आरोप लगा कि आप तो सोवरेन नहीं है। टाइम की बात करें, टाइम में उन्होंने कहा आप बहुत टाइम टेकिंग है, आपने 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय आपने ले लिया, आपने क्या बनाया, ऐसे क्या बनाया? आपके पास 395 प्रोविजंस, बाकी अगर देशों से इसको कंपेयर करेंगे, इस पर आरोप ये लगा कि अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 महीने से कम के समय में बना लिया। लेकिन आप ये तो देखिए, अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 7 प्रोविजंस थे, ओनली 7। अगर इस तरीके से आप डिवाइड कीजिए 395 डिवाइडेड बाय 7, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4, पता नहीं कहां पहुंचेगा। इस मामले में कुछ एक जो है ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करें तो किसी ने 9 इयर्स का समय लिया, कनाडा 2 इयर्स लगभग ये समय लिया। तो ये 395 प्रोविजंस, इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन कोई बहुत ज्यादा समय नहीं था इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें 395 प्रोविजंस थे। अगर आपको कहना है तो आप ये तो कह सकते हैं कि भाई आपने इसमें नया क्या किया है इतना, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यूं का जू का तू उतार दिया, आपने सिर्फ नाम ही तो बदले। प्रेसिडेंट की जगह आपने बोल दिया लोकसभा 4 में, दूसरे प्रेसिडेंट की जगह आपने बोल दिया राज्यसभा 4 में। यही तो करा है आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस वही है। आप ये मान के चलिए कि जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक मिनिस्टर जो है वो 6 महीने तक तो मिनिस्टर रह ही सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, अगर आपको नहीं पता, कि कोई भी पर्सन 6 महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता है। कोई भी, मैं भी, आप भी, कोई भी, अगर किसी पार्टी का विशेष हाथ हम पर है, 6 महीने तक हम इलेक्शन मिनिस्टर रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद हमें मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे तो लोकसभा की लेना चाहे राज्यसभा की। अगर हमारे पास मेंबरशिप नहीं है, हम सांसद नहीं है, तो हम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे। सेंटर में भी लागू होता है, स्टेट में भी लागू होता है। और ये नया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 में ये प्रोविजन था, कोई भी मिनिस्टर 6 महीने तक मिनिस्टर रह सकता है। तो आप सोचिए कितना पुराना हम ढोते आ रहे हैं। और क्रिटिसिज्म इस बात पर कि नया क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह बाकी सारी चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स आपने डाले, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज बहुत बाद में आपने डाला, तो इसीलिए आपने टाइम बहुत ज्यादा लगाया। कांग्रेस डोमिनेटेड, कांग्रेस तो 208 लोग थे, 299 मेंबर्स टोटल रहे, उसमें से कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मधुमक्खी के छत्ते में आप हाथ डालेंगे तो मधुमक्खी ही निकल के आएगी, उसमें हाथी तो आ नहीं सकता। अब कांग्रेस का जो इतिहास है वो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस 1930 में जन्मी थी, 1935 में जन्मी थी, 1885 से वो भी तो स्ट्रगल कर रही थी भाई, उसका भी तो लंबा इतिहास है। तो जो उसने पुराना स्ट्रगल किया 1885 से, उसके रिजल्ट्स ही तो उसको मिल रहे थे। आज आप दुकान खोलेंगे कपड़ों की तो ऐसा थोड़ी कि सारे जो कस्टमर्स हैं आपके पास आ जाएंगे, जो आस पड़ोस की दुकान है, इन्होंने जो कस्टमर बेस बना रखा है, बड़ा ऑब्वियस है कि वो उसको यूटिलाइज करेंगे। दूसरा इसमें ये बोला गया कि ये इसमें जो था लॉयर और पॉलिटिशियन इनकी मेजॉरिटी थी, बट ऑब्वियस, बट नेचुरल था। बट नेचुरल क्यों था? क्योंकि ज्यादा मतलब पढ़े लिखे लोगों से लड़ने के लिए अगर नॉन वायलेंस अपना रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें हमें ऐसे ही लोग देखने को मिले जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं भी। आप ये देखिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जो सरकारें बनी, उसमें बहुत जबरदस्त लोग हमें देखने को मिलते हैं। सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, गादियल साहब, हुमायूं, आसफ अली, अंबेडकर साहब, जबरदस्त, एक से एक जबरदस्त लोग। उसके बाद आप 60 और 70 के दशक के बाद आप चलिए थोड़ा सा आगे, आपको राजनीति में क्या देखने को मिलता है? जो शुरू के 3 इलेक्शंस हुए हमारे देश में, ठीक सब कुछ ठीक, उसके बाद हमें बाहुबली वाली चीज देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी जो पलड़ा था वो हिंदुस्तानियों के ऊपर आ गया था, उनको समझ में आ गया था कि अरे यार राजनीति बहुत बढ़िया चीज है, इसमें बहुत पैसा भी है। तो अब जो क्रिमिनल्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे, क्योंकि क्रिमिनल्स के बस का ये नहीं था कि वो अंग्रेजों से लोहा ले सके। तो इसीलिए यहां पर ये बोला गया कि लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है, एंड लैंग्वेज जो है इसका पर्सनली मैं भी बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर हूं।
कि इसकी जो लैंग्वेज है ये लॉयर और पॉलिटिशियन के लिए तो समझदारी है, मतलब इनको समझ में आ जाएगी, आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। जैसे हो सकता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा जो प्रियम्बल है वो उन 13 देशों में शुमार होता है जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें कोई बड़ा देश नहीं आता, इसमें अमेरिका नहीं आता, इसमें कनाडा नहीं आता, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, इंग्लैंड नहीं आता, कोई बड़ा देश नहीं आता। इसमें छोटे छोटे, सबसे बड़ा देश भारत ही है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि हम तो इन्फ्लुएंस थे। तो हम ये कह सकते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान, कीनिया, पापुआ न्यू गिनिया, मोरक्को, इस तरीके के देश में। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों से हम फिजिकली गुलाम अब नहीं रहे, मेंटली हम अभी भी गुलाम ही हैं। क्योंकि जितना बोझ लैंग्वेज को लेकर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी पब्लिक को देखना पड़ता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सोसाइटी में बैठने लायक हैं, आप गधे हैं पर इंग्लिश आती है, आप बैठ सकते हैं। तो इस पर एक जोक भी था कि भाई मैं इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में वहाँ छोटा सा बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा था, मैंने उससे बात करी तो वो इंग्लिश में बोलने लगा। तो मैंने कहा भाई तुझे स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो पहले से इंग्लिश आती है। तो इसीलिए कि जिस भी माहौल में आप पढ़ेंगे, जो जिस भी लैंग्वेज में आप रहेंगे, वो तो बट ऑब्वियस बट ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगी। उसके बावजूद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज, क्योंकि इसको सिमिलर रखा गया था बाकी जो लॉज इंडिया में चलते आ रहे थे। क्योंकि लॉज बनने का प्रोसेस कोई नया नहीं था, 1861 से हम देख रहे हैं। मैकॉले को जो है इस बात की जिम्मेदारी मिली थी। इंडिया पुलिस एक्ट हमें देखने को मिलता है 1861 में, एविडेंस एक्ट हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी का एक्ट, बहुत सारी चीजें थी। तो साहब ये लैंग्वेज जो थी, अंग्रेजों की लैंग्वेज, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं थी। लेकिन हमने अपनी हिंदी का ट्रांसलेशन भी किया तो इसी इंग्लिश के रेस्पेक्ट में ही किया, वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। साथ ही साथ हिंदू डोमिनेटेड, तो बट ऑब्वियस सी चीज है, वही वाली बात है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो बट ऑब्वियस हिंदू ही ज्यादा होंगे। तो ये क्रिटिसिज्म की बात है।